आज की क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत व्यवहारवाद से संबंधित जो प्रश्न है उसकी आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है व्यवहारवाद से संबंधित। व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण मूल्यों के स्थान पर तथ्यों पर अधिक बल देता है। यह आधुनिक उपागम ही व्यवहारवादी उपागम है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दो दृष्टिकोण थे, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। तो जो आधुनिक दृष्टिकोण है यह है मूल्यों के स्थान पर तथ्यों पर बल देता है, और यह जो आधुनिक उपागम है, आधुनिक दृष्टिकोण है, इसको ही विद्यार्थियों व्यवहारवादी उपागम कहते हैं। अब देखो, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण, यानी ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण है क्या? तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या व विश्लेषण का विशेष तरीका है जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। तो ये जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है इसको विकसित किसने किया? तो इसको विकसित किया अमेरिकी राजवैज्ञानिकों ने। व्यवहारवादी राजनीति शास्त्री व्यक्ति अथवा समूह के राजनीतिक व्यवहार को अधिक महत्वपूर्ण व मुख्य मानते हैं और ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं, संस्थाओं, संविधानों आदि के अध्ययन को कम महत्व देते हैं। रॉबर्ट ए डहेल, जो एक राजनीति विचारक है, उसके अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति शास्त्र की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है जिसका उद्देश्य राजनीति शास्त्र को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। तो जो रॉबर्ट ए डहेल विचारक है वो ये कहता है कि व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत हुई परंपरागत राजनीति शास्त्र की जो उपलब्धियां हैं उनके प्रति असंतोष की भावना है, और जिसके कारण ही राजनीति शास्त्र को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। अब है देखो, हम देखते हैं व्यवहारवाद से अभिप्राय है क्या है, व्यवहारवाद का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम देखो रॉबर्ट ए डहेल के अनुसार व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र के अंतर्गत एक ऐसा विरोधी आंदोलन है जिससे अनेक ऐसे राजनीति शास्त्र विशेषकर अमेरिकी जुड़े जो परंपरागत राजनीति शास्त्र की उपलब्धियों, विशेषकर उसके ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थापक उपागमों से अधिक असंतुष्ट हैं। यानी परंपरागत दृष्टिकोण की जो उपलब्धियां हैं, जैसे उसके जो विभिन्न पक्ष हैं, ऐतिहासिक है, दार्शनिक, विवरणात्मक, इन सभी से क्या है, असंतुष्ट है। जिन्हें यह विश्वास है कि कुछ अध्ययन पद्धतियां, उपागम या तो मौजूद है या उनका विकास किया जा सकता है। यानी इनके अलावा भी परंपरागत दृष्टिकोण ने जिन पद्धतियों का विकास किया, उसके अलावा भी ऐसे कुछ और भी उपागम हैं जिनका विकास किया जा सकता है या जिनकी सहायता से राजनीति शास्त्र में आनुभाविक प्रस्तावनाओं या कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांतों का विकास किया जा सके, जिसका परीक्षण राजनीतिक घटनाओं का अधिक निकट से और अधिक प्रयुक्त व कठोरता से नियंत्रित प्रेक्षणों के द्वारा किया जा सके। तो देखो, व्यवहारवादी दृष्टिकोण का जो अर्थ है, रॉबर्ट डहेल यह कहता है कि यह परंपरागत राजनीति शास्त्र के जो उपलब्धियां हैं उनके प्रति असंतोष का परिणाम है। जो व्यवहारवादी विचारक हैं वो परंपरागत दृष्टिकोण की उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो कैसा हो, वो वैज्ञानिक हो, यानी वो शुद्ध हो। डहेल ने यह भी कहा है कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोण के निकट संपर्क में लाना है। यह एक ऐसा प्रयास है जो राजनीति शास्त्र में आनुभविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। क्रिकपैट्रिक, जो दूसरा विचारक है, वो ये कहता है कि व्यवहारवाद के स्वरूप का स्पष्ट व विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। उन्होंने व्यवहारवाद की 4 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। देखो, क्रिकपैट्रिक ने व्यवहारवाद को और अधिक स्पष्टता से विवेचन किया है और उसने व्यवहारवाद की 4 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। तो देखो, पहले तो हम रॉबर्ट डहेल की बात करें तो रॉबर्ट डहेल ने यह कहा है कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है यह परंपरागत दृष्टिकोण के असंतोष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण केवल मूल्यों पर बल देता है, वो तथ्यों पर बल नहीं देता है। तो जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह ऐसे
तथ्यों को ढूंढने के खोज में है, जिससे राजनीतिक जो दृष्टिकोण है, जो राजनीति विज्ञान है, उसको और अधिक वैज्ञानिक बनाया जा सके। तो किक अब हम बात करें किर्कपैट्री की, तो उसने व्यवहारवाद की 4 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। तो विद्यार्थियों देखो 4 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली बात है कि यह इस बात पर बल देता है कि राजनीति अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाइयां संस्थाएं नहीं होकर के व्यक्ति होना चाहिए। पहली बात तो व्यवहारवाद इस बात पर लेता है कि जो शोध कार्य है उसकी जो मेन जो अध्ययन सामग्री है, जो इकाई है, वो मौलिक संस्थाएं नहीं होकर के व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी बात है, यह सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है और राजनीति शास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता पर भी बल देता है कि राजनीति शास्त्र को हमें अकेले पक्ष के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि और जो सामाजिक इकाइयाँ हैं उनको जोड़ करके राजनीति शास्त्र को देखना चाहिए, यानी यह एकता पर बल देता है। यह तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और माप के लिए अधिक विशुद्ध प्रविधियों के विकास व उपयोग पर बल देता है एवं इस बात का प्रतिपादन करता है कि जहाँ तक संभव हो सांख्यिकी के परिणाम स्वरूप परिणामात्मक सूत्रीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। चौथी बात है, यह राजनीति शास्त्र के लक्ष्य को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। तो विद्यार्थियों, व्यवहारवाद का हमें अर्थ समझने के लिए हमें 2 विचारक हैं, उनके जो तथ्य हैं उनको हमें समझना होगा। तो पहली बात, हमने रॉबर्ट डेहल के शब्दों में राजनीतिक जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो क्या है, व्यवहारवाद क्या है, इसके माध्यम से हमने समझा। दूसरी बात, जो किर्कपैट्री है उन्होंने भी व्यवहारवाद की ये 4 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। अब है विद्यार्थियों, व्यवहारवाद के मूल तत्व या उसकी लक्षण, विशेषताएं, या हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी हैं। तो व्यवहारवाद का अर्थ हमने समझ लिया। व्यवहारवाद का जो अर्थ हमने समझा है उसके संबंध में 2 विचारकों के मत हैं, एक है रॉबर्ट डेहल और दूसरा है किर्कपैट्री। अब देखो विद्यार्थियों, व्यवहारवाद की प्रमुख मूल मान्यताएं कौन कौन सी है। तो विद्यार्थियों, व्यवहारवाद की जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो 8 मान्यताएं प्रमुख ही बताई। अब देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि व्यवहारवाद के प्रणेता कौन है, यानी व्यवहारवाद की ये जो धारणा है ये किसने प्रतिपादित की। तो सबसे पहली बात है डेविड ईस्टन, यानी डेविड ईस्टन है वो व्यवहारवाद के प्रमुख ही प्रणेता है, प्रमुख ही प्रतिपादक है। तो व्यवहारवादी जो उपागम है डेविड ईस्टन ने इसके प्रमुख 8 प्रमुख मान्यताएं बताई हैं, यानी व्यवहारवाद की जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो कितनी हैं, तो 8 प्रमुख मान्यताएं हैं जो कि डेविड ईस्टन ने अपने ग्रंथ के अंतर्गत बताई हैं। अब वो देखो 8 मान्यताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है नियमितताएं। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है, क्योंकि कुछ निश्चित प्रकार के कार्यकलाप व परिस्थितियों में मनुष्य के कुछ निश्चित प्रकार के व्यवहार का ढंग अपनाता है। कुछ समान सिद्धांतों के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या व भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। तो देखो, पहली मान्यता कौन सी बताई, नियमितताएं। यानी डेविड ईस्टन यह कहता है कि मनुष्य के व्यवहार के अंतर्गत भी कुछ रेगुलेटरीज पाई जाती हैं, यानी नियमितताएं पाई जाती है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो व्यक्ति ना उसको नियमित रूप से करता है, उसको बार बार दोहराता है। तो कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति कौन कौन से ऐसे कार्य करता है जिससे, यानी व्यक्ति के अंतर्गत उसके जीवन में जो नियमितताएं हैं उसको ढूंढ सकते हैं हम, और उस नियमितताओं के आधार पर हम अध्ययन भी कर सकते हैं। तो पहली विशेषता है नियमितताएं। दूसरी बात है सत्यापन, यानी दूसरी मूल मान्यता है सत्यापन। मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। व्यवहारवादी पद्धति में यह सत्यापन आवश्यक ही होता है। तो देखो, सत्यापन का मतलब क्या है कि जो शोध के माध्यम से जो सामग्री एकत्रित की गई है, यानी शोध के माध्यम से जो सामग्री एकत्रित की है उसकी दोबारा से जांच करना और उसकी पुष्टि करने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, सत्यापन। तो व्यवहारवादी यह कहते हैं कि यदि हमें मानव व्यवहार को सही तरीके से समझना है तो उसका सत्यापन क्या होता है, आवश्यक होता है। तीसरा है तकनीकों का प्रयोग। व्यवहारवादी उपलब्ध आंकड़ों व सामग्री के लिए तकनीक के प्रयोग पर बल देते हैं। मानव व्यवहार का पर्यवेक्षण करने व उसका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए
शुद्धिकरण के साधनों को अपना जाना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि मानव व्यवहार का हम सही तरह से अध्ययन कर पाएंगे जब हम अपने अध्ययन के अंतर्गत तकनीकों का प्रयोग करेंगे। यानी तकनीकी का प्रयोग अध्ययन सामग्री में शामिल करना बहुत ज़रूरी है व्यवहारवादियों के अनुसार है, और इसके माध्यम से हम विशुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चौथी मान्यता है प्रमाणीकरण। उपलब्ध सामग्री और तथ्यों में स्पष्टता व निश्चितता लाने के लिए प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए। प्रमाणीकरण में सांख्यिकी का प्रयोग किया जा सकता है जिससे परिणामों में अधिक शुद्धता आ सके। तो प्रमाणीकरण के अंतर्गत जो सांख्यिकी हैं यानी जो आंकड़े हैं, जो पहले हमने जो आंकड़े जुटाए हैं उन आंकड़ों का प्रयोग करके हमें अध्ययन सामग्री को और अधिक शुद्ध बना सकते हैं। तो प्रमाणीकरण का प्रयोग अध्ययन के अंतर्गत शामिल करना बहुत ही जरूरी है। अगली विशेषता है मूल्य मुक्तता। व्यवहारवादियों के अनुसार नैतिक मूल्यांकन व तथ्यात्मक व्याख्या में अंतर है। यानी व्यवहारवादी यह कह सकते हैं, यह कहते हैं कि जो नैतिक बातें हैं और जो वास्तविक बातें हैं उनमें अंतर होता है। मूल्य तथा तथ्यों में को मिलाना नहीं चाहिए। फिर भी नैतिक मूल्यांकन के लिए कुछ मूल्य व आदर्शों की प्रतिष्ठापना व प्रयोग आवश्यक हो जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उस सीमा तक मूल्यों को दृष्टि में रखा जा सकता है जिस सीमा तक वे राजनीतिक व्यवहार या विनिश्चय करते हैं, परंतु अनुसंधानकर्ता को स्वयं के व्यक्तिगत मूल्यों से बचना चाहिए। भाई जो मूल्य उपयोगी हैं, जो हमें अध्ययन सामग्री में आवश्यक लगते हैं उनको तो शामिल रखना चाहिए। बाकी जो अनावश्यक मूल्य हैं उनको अध्ययन सामग्री में शामिल नहीं करना चाहिए। मूल्य मुक्तता का मतलब यह है कि अध्ययन सामग्री के अंतर्गत जो नैतिक मूल्य हैं उनसे क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जो आवश्यक मूल्य हैं उन्हीं को अध्ययन सामग्री में शामिल करना चाहिए। अगला है क्रमबद्धीकरण। अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। प्रत्येक शोधकर्ता को सिद्धांत से जोड़ा जाना चाहिए। सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। मतलब जो भी अध्ययन है ना वो क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। सातवां मान्यता है विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी चाहते हैं कि मानव व्यवहार को निर्देशित करने वाले मौलिक सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक रहें। फलस्वरूप व्यवहारवादी मानव व्यवहार के प्रायोगिक पहलुओं पर अधिक बल देते हैं जिससे नीति निर्धारण में सहायता मिल सके। तो विशुद्ध विज्ञान के ऊपर व्यवहारवादी है वो बल देते हैं। समग्रता। व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि समस्त मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है और इसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है और इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति शास्त्र भी जीवन की इस मूलभूत एकता के अभीष्ट लक्ष्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। देखो कहने का मतलब है, समग्रता का मतलब यह है कि मानव जो व्यवहार है या राजनीतिक शास्त्र है उसको हमें अलग या पृथक रूप से इसको हम नहीं देख सकते, यानी पृथक रूप से इसका अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि मानव के अनेक पक्ष होते हैं। जैसे उसका सामाजिक पक्ष भी होता है, उसका धार्मिक पक्ष भी होता है, उसका आर्थिक पक्ष भी होता है। तो जो और भी जो शास्त्र हैं, कहने का मतलब कि और भी जो शास्त्र ना वो भी राजनीतिक शास्त्र से समग्रता लिए हुए हैं, यानी उससे जुड़े हुए हैं। तो हमें जो और भी जो पक्ष हैं मानव के उन सबको जोड़ करके ही, यानी उनको भी जो बाकी जो पक्ष हैं उनको भी हमें साथ लेकर के चलना चाहिए, उनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए, तभी हम मानव व्यवहार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कहने का मतलब कि हम राजनीतिक शास्त्र या मानव व्यवहार को हम अलग करके नहीं समझ सकते, जो बाकी उसके पक्ष हैं उनको भी हमें एक करना चाहिए, यानी समग्र मतलब साथ लेकर के चलना चाहिए, एक साथ उनका अध्ययन करना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये प्रमुख 8 थी मान्यता है किसकी, व्यवहारवाद की। तो उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि व्यवहारवादी जहाँ वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग पर बल देते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज वैज्ञानिकों को वैज्ञानिकता उसकी अंतर संबंधता पर बल देते हैं, यानी जो और पक्ष हैं उनको भी अध्ययन सामग्री में शामिल करना चाहते हैं। अब है देखो व्यवहारवाद की प्रमुख सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो देखो व्यवहारवाद की हम सीमाएं पढ़ेंगे, लेकिन अब जो प्रोफेसर शिबली एक जो प्रमुख राजनीतिक विचारक है उसने व्यवहारवाद की सीमाएं कौन सी बताई हैं। यानी व्यवहारवाद की सीमाएं कह सकते हैं, हम व्यवहारवाद की आलोचना कह सकते हैं, लेकिन व्यवहारवाद की आलोचनाएं पढ़ने से पहले हम प्रोफेसर जो शिबली है उसने व्यवहारवाद की प्रमुख आलोचनाएं कौन सी बताई, प्रमुख सीमाएं कौन सी बताई। पहले उसने बताई है व्यवहारवाद अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, परंतु स्वयं व्यवहारवादी का व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसके ज्ञान की सीमाएं, साधन, राग द्वेष, झुकाव व पक्षपात ऐसे तत्व हैं जो उसके व्यवहारात्मक अध्ययन को प्रभावित करते हैं।
उसके द्वारा विषयों का जो चयन किया जाता है वह उसके अपने मूल्यों और विचारधाराओं से ही प्रभावित होता है। तो व्यवहारवादी अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, परंतु स्वयं अनागे जो व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष मानते हैं लेकिन स्वयं वो उसकी पालना सही तरह से नहीं कर पाते। दूसरी बात है, व्यवहारवादी वैज्ञानिक व तकनीकों के साधनों पर बहुत अधिक ही बल देते हैं और पीछे के जो इतिहास के अनुभव हैं उसकी वो क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, जो कि सही नहीं। तीसरी बात है, व्यवहारवाद मानव व्यवहार का अध्ययन विशिष्ट परिस्थितियों में करता है, उसका क्षेत्र क्या और क्यों तक सीमित है, जबकि राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र क्या क्यों तक फैला हुआ है, यानी कैसा होना चाहिए, भविष्य में भी कैसा होना चाहिए, इस बात को भी शामिल करता है, जबकि व्यवहारवादी इस बात को शामिल नहीं करते हैं। तो ये भी व्यवहारवाद में एक कमी है। चौथी कमी है, नीति निर्माण संबंधी मामलों में राजनीतिज्ञ के लिए व्यवहारवाद और व्यवहारवादियों का उपयोग बहुत ही अधिक सीमित हो जाता है, क्योंकि नीति निर्माण में एक नहीं वरन कई अनेक तत्व होते हैं। तो देखो, ये तो व्यवहारवाद की सीमाएं कह सकते हैं, आलोचनाएं कह सकते हैं, लेकिन ये किसके अनुसार थी, ये थी शिबली के अनुसार, यानी शिबली ने व्यवहारवाद की कौन कौन सी कमियां बताई थी। अब हम देखो समग्र रूप से देखते हैं कि व्यवहारवाद की प्रमुख आलोचनाएं कौन कौन सी। तो व्यवहारवाद की प्रमुख रूप से निम्न प्रकार से आलोचनाएं बताई गई। कौन कौन सी है? व्यवहारवाद की प्रमुख दुर्बलता उसकी मूल्य निरपेक्षता है, जिसके कारण राज्य विज्ञान, नीति निर्माण, सक्रिय राजनीति, समाज के तत्कालीन और दूरगामी समस्याओं आदि से पूर्णतया पृथक हो गया, यानी यह मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है, जो कि सही नहीं है। दूसरी बात, राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं के आंतरिक तत्वों का साक्षात्कारों व प्रश्नावलियों की तकनीक से पता नहीं लगा जा सकता। इस प्रकार राजनीति के अंतःस्थल का सत्यापन संभव नहीं है। व्यवहारवादी यह भूल जाते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों और राजनीतिक विज्ञान के तथ्यों में गंभीर अंतर है। राजनीतिक विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में लचीले, जटिल और परिवर्तित होते हैं, क्योंकि मानव व्यवहार परिवर्तनशील है। मानव व्यवहार जैसा आज व्यवहार करता है, भविष्य में ऐसा अपने जो उसका जो व्यवहार है वो बदल भी सकता है। कहने का मतलब कि जो बाकी के जो विज्ञान है उनकी तर्ज पर हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार को सही तरीके से नहीं समझ सकते। व्यवहारवादियों ने अब तक मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत नहीं किया, यद्यपि वे लाखों डॉलर इसके लिए खर्च कर चुके, मतलब अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। राजनीति वास्तविकता में विशेष तौर से अपनी विशेषताएं होती हैं और उनमें समानताएं ढूंढना बहुत ही कठिन है। व्यवहारवादियों की कमजोरी द्वारा पद्धतियों पर अधिक बल देने की भी है। लिसर्सन का निष्कर्ष है कि व्यवहारवादी महत्वपूर्ण को छोड़कर प्राय अमहत्वपूर्ण विषयों के संबंध में तथ्य और आंकड़े एकत्रित करने में लगे रहते हैं। मतलब व्यवहारवादियों की यह कमजोरी है कि वो पद्धतियों पर बहुत अधिक बल देते हैं, जिसके कारण जो वास्तविक जो तथ्य हैं उनको छोड़ देते हैं और जो फालतू की बातें हैं वो अपने अध्ययन सामग्री में शामिल करते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो देखो विद्यार्थियों, ये थी व्यवहारवाद की आलोचनाएं। प्रोफेसर शिबली ने 4 प्रकार की आलोचनाएं बताई है व्यवहारवाद की, और उसके बाद में हमने व्यवहारवाद की आलोचनाएं पढ़ी है जो निम्न प्रकार से थी। तो विद्यार्थियों, व्यवहारवाद की कई तरह से आलोचना की गई है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि व्यवहारवाद की कोई उपयोगिता नहीं है, यानी कमियां हैं व्यवहारवाद में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यवहारवाद की कोई उपयोगिता नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद की देन या व्यवहारवाद की प्रमुख उपयोगिता कौन कौन सी है। व्यवहारवाद, अब देखो पहली उपयोगिता, व्यवहारवाद केवल मात्र एक उपागम या दृष्टिकोण मात्र नहीं है, वरन ये तो राजनीतिक शास्त्र की परस्पर विषय वस्तु को नए रूप में प्रस्तुत करने का एक साधन है। व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नई तकनीक और मापन के लिए नए साधन ढूंढे। दूसरी उपयोगिता है, राजनीतिक शास्त्रियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया इसने और उन्हें अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया है। यानी पहले जो परंपरागत दृष्टिकोण के जो विचारक थे वो केवल एक ही पक्ष का अध्ययन कर रहे थे, बल्कि इसने अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का प्रदान किया कि भाई मानव के और भी पक्ष होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, तो हमें जो विज्ञान है सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, उनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। तीसरी उपयोगिता है, व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक अनुभव के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धति, नए मापन, नूतन क्षेत्र प्रदान किए। व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप राजनीतिक शास्त्र साक्षात्कार प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली, सोशियोमेट्री अपनाने को प्रवृत्त हुआ। राजनीति के अंतर्गत अब न केवल मतदान व्यवहार, वर्ण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन भी इस पद्धति के आधार पर किया जाने लगा है। अगली उपयोगिता है, व्यवहारवाद ने राजनीतिक शास्त्र को एकता और आधुनिकता प्रदान की है।
व्यवहारवादियों ने यह स्पष्ट कहा है कि उसका संबंध क्या है सी, न कि क्या होना चाहिए सी। राजनीति अनुसंधान में तथ्यों को जानना बहुत अधिक ही महत्व है। कहने मतलब राजनीति शास्त्र में क्या है इसी मतलब नहीं है, यानी भविष्य में कैसा होना चाहिए उसके ऊपर भी हमें अधिक बल देना चाहिए। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि है व्यवहारवाद की। तो व्यवहारवाद उपयुक्त से यह स्पष्ट है कि व्यवहारवाद की प्रमुख देन है वैज्ञानिक विधियाँ, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मूल्य निरपेक्षवाद आदि। निस्संदेह नव राजशास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो देखो ये हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई व्यवहारवाद की देन या इसकी उपयोगिता, व्यवहारवाद की उपयोगिता क्या है। अब देखो हमें व्यवहारवाद की उपयोगिता का हमने पढ़ा, अब व्यवहारवाद ने कुछ हमें उपलब्धियां भी प्रदान की हैं। अब देखो वो उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। व्यवहारवाद की उपलब्धियों का हम निम्न प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें व्यवहारवाद ने क्या उपलब्धियां दी है, तो हमें दी है विभिन्न पद्धतियाँ व परिविधियाँ, अनेक प्रकार की प्रविधियाँ। राजनीति शास्त्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक व्यवहारवादी लेखकों जैसे आमंड है, रॉबर्ट डहेल है, डेविड ईस्टन है, कार्ल डाइच है, लासेल है आदि ने आनुभविक पद्धतियों व प्रविधियों का राजनीति शास्त्र में प्रयोग करके व्यवस्था उपागम, निर्णय उपागम और संप्रदाय सिद्धांत आदि सिद्धांत का एक नवीन रूप में उसका विकास किया है। व्यवहारवादियों ने अपने शोध कार्यों में ऐसी प्रविधियों का प्रयोग किए जाने पर बल दिया है जो कि बहुत अधिक विश्वसनीय सामग्री जिसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली उपलब्धि क्या है, विभिन्न पद्धतियाँ और प्रविधियाँ प्रदान करना, यानी हमें व्यवहारवाद ने विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ और प्रविधियाँ प्रदान की है जिससे हम विश्वसनीय सामग्री प्राप्त कर सकें। दूसरी उपलब्धि है वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। व्यवहारवादियों ने राजशास्त्र में मनुष्य की भावनाओं, मनोवृत्तियों आदि का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण संभव बना दिया है। इससे पहले उसका वस्तुनिष्ठ रूप में अध्ययन किया जाता था। तीसरी बात है देखो उपलब्धि है हमें नवीन प्रेरणाएं मिली हैं, किससे, व्यवहारवाद से। यद्यपि राजनीति शास्त्र में प्लेटो और अरस्तु के समय से ही व्यक्तित्व के अध्ययन पर बल दिया गया, लेकिन व्यवहारवादियों ने इस क्षेत्र में और नवीन प्रेरणा दी है। तुलनात्मक सरकारों, स्थानीय सरकार, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति सभी क्षेत्रों में प्रभावकारी व्यवहारात्मक शोध किए गए। व्यवहारवादियों के द्वारा अपनाई गई जो प्राविधिक तकनीकें हैं, राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक व्यवस्था की जो नवीन अवधारणाएं ये हमें अनुगमन करती है। तो व्यवहारवाद ने हमें नवीन प्रेरणाएं दी। फिर देखो अंत अनुशासन। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में उन अन्य विषयों को जोड़ करके अंत अनुशासनात्मक धारणा पर भी बल दिया है। यानी व्यवहारवादियों ने इस बात पर बल दिया है कि हम केवल राजनीति के केवल एक पक्ष को सही तरीके से नहीं समझ सकते, हमें राजशास्त्र का जो अन्य विषयों से संबंध है उनको जो बाकी विषय है वो भी हमें अध्ययन सामग्री में शामिल करना होगा। मतलब वो अंत अनुशासन पर बल देते हैं। स्वरूप में परिवर्तन। व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति शास्त्र के स्वरूप में भी परिवर्तन में अत्यधिक योगदान दिया। अब विद्यार्थियों हम देखते हैं व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो विद्यार्थियों व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों का जो प्रतिपादक है वो कौन है, वो डेविड ईस्टन है। हालांकि उत्तर व्यवहारवाद हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम संक्षेप में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार दोनों में अंतर क्या है ये हमें यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है। पहला है देखो व्यवहारवादी परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के विरुद्ध एक बौद्धिक प्रतिक्रिया है और यह परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे के राजनीति विज्ञान के विकास को प्रकट करता है, किंतु इससे भी आगे के राजनीति विज्ञान के विकास को उत्तर व्यवहारवाद प्रकट करता है। इस प्रकार व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास के दो भिन्न अवस्थाओं को प्रकट करता है। अब देखो विद्यार्थियों जो व्यवहारवाद है वो जो परंपरागत दृष्टिकोण है इसके विरोध में प्रकट हुआ था। यानी कहने मतलब कि व्यवहारवाद ने एक बौद्धिक प्रतिक्रिया दी, लेकिन कहने का मतलब है कि राजनीतिक विकास को व्यवहारवाद ने आगे बढ़ाया, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने जो उपलब्धियां दी राजनीतिक विज्ञान को उससे भी कहीं और अधिक आगे बढ़ाया। मतलब व्यवहारवाद के आगे की बौद्धिक प्रक्रिया है क्या, उत्तर व्यवहारवाद। तो कहने का मतलब है कि दोनों ये एक अवस्थाओं का भिन्न भिन्न अवस्थाओं को
प्रकट करते हैं, यानी व्यवहारवाद पहले प्रकट हुआ और उत्तर व्यवहार उसके बाद में प्रकट हुआ। दूसरा है, व्यवहारवाद की मूल प्रकृति रचनात्मक नहीं है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से रचनात्मक है। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद का केवल विरोध नहीं किया, बल्कि उसमें कुछ नया जोड़कर उसका विकास किया। उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरागत दृष्टिकोण के मूल्य की अवधारणाओं व्यवहारवाद से तथ्य की अवधारणा प्राप्त की है। इस तरह उत्तर व्यवहारवाद की प्रकृति रचनात्मक के साथ साथ समन्वयवादी भी। तीसरी है, देखो मूल्यों की दृष्टि से दोनों में क्या अंतर है, यानी मूल्यों की दृष्टि से व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है। व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में केवल मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया है। तो मूल्यों की दृष्टि से क्या अंतर है, व्यवहारवाद ने केवल मूल्यों को स्वीकार किया है और केवल तथ्यों के महत्व को स्वीकार किया है, यानी मूल्यों को दरकिनार किया व्यवहारवाद ने, और मूल्यों की क्या किया है, उपेक्षा की है। किंतु उत्तर व्यवहारवाद है वो मूल्य और तथ्य दोनों को स्वीकार करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, व्यवहारवाद ने मूल्यों की अपेक्षा की, तथ्यों को स्वीकार किया, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद मूल्य और तथ्य दोनों को स्वीकार करता है। अगला है प्रकृति से संबंधित अंतर। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में आधारभूत समानता स्वीकार की है और राजनीति विज्ञान विकसित करने की असफल कोशिश की है, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान नहीं मानते हैं और उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में ही मान्यता दी। तो प्रकृति के रूप में भी दोनों में ये अंतर है। व्यवहारवादी अपने युग में के संदर्भ में अप्रासंगिकता के दोष से पीड़ित है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद अपने युग के अंतर्गत प्रासंगिकता के गुण से संपन्न है। तो देखो जो पांचवा जो अंतर है दोनों में, वो है प्रासंगिकता के संबंध में दोनों में अंतर। तो देखो प्रासंगिकता के संबंध दोनों में अंतर क्या है, व्यवहारवाद सार से पहले तकनीक को महत्व देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद तकनीक से पहले सार को महत्व देता है। व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन के प्रति तटस्थता व उदासीनता का दृष्टिकोण रखता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन का सक्रिय समर्थन करता है। उत्तर व्यवहारवादियों की रुचि राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकरण में है, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों की मुख्य रुचि मानवीय समस्याओं का व्यवहारिक हल ढूंढने में। व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्ष ज्ञान की अवधारणा को स्वीकारा है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मूल्य सापेक्ष ज्ञान की अवधारणा में विश्वास करते हैं। फिर है, तो चार अंतर हमें पढ़ चुके थे। अब है देखो पांचवा अंतर, व्यवहारवादियों के अध्ययन में मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि बुद्धिजीवियों को उनके मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो देखो जो व्यवहारवादी हैं उनका मानवीय मूल्यों के प्रति इतनी निष्ठा नहीं है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी हैं वो मानवीय मूल्यों के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध मानते हैं। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान का विकास एक मनन विज्ञान के रूप में किया है, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के साथ ही कार्य विज्ञान भी माना है। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकरण पर बल दिया है, जबकि व्यवहारवादी इस बारे में उदासीन है। तो देखो ये है दोनों में अंतर। तो अब उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद में मूलभूत अंतर है, लेकिन वर्तमान काल में व्यवहारिक स्तर पर उत्तर व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद में परस्पर विरोध की स्थिति है वो समाप्त हो चुकी है। दोनों में कोई विरोधवास की स्थिति नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की इस मान्यता को स्वीकार कर लिया है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए परिशुद्ध तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और व्यवहारवाद ने भी उत्तर व्यवहारवाद के प्रासंगिकता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में ये था अपना व्यवहारवाद से संबंधित टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में पढ़ाया गया ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ है वो तुरंत आप उसका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे आगे देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।